गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक श्री राम क्लासेस। आज हम करेंगे बीए सेकेंड ईयर और साथ में ही बीए बीएड सेकेंड ईयर का टॉपिक प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे और संसद के बारे में पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री के बारे में मैंने आपको पहले ही थोड़ा बहुत बता दिया है। आज हम करेंगे ब्रिटिश संसद। ब्रिटिश संसद, संसद यानी व्यवस्थापिका। ये बीए और बीए बीएड दोनों का सेम सिलेबस में ब्रिटिश संसद आएगी। ठीक है। संसद के दो सदन हैं जो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। पहला सदन कौन सा है? कॉमन सभा, या यूं कह लो लोक सदन। दूसरा सदन है लोक सभा यानी दैनिकों की सभा। तो ब्रिटिश संसद के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि संसद की संप्रभुता से आशय है कि ब्रिटेन की संसद शक्तिशाली है और किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। ब्रिटिश संसद के दो सदन हैं, लोक सदन और लॉर्ड सभा। लोक सदन जो है उसकी तुलना हम भारत की लोकसभा से कर सकते हैं। भारत की लोकसभा और लॉर्ड सभा की तुलना हम भारत की राज्यसभा से कर सकते हैं। लोक सदन जो कि जनता का प्रतिनिधि सदन है, जनता का प्रतिनिधित्व करता है। लॉर्ड सभा जैसे नाम से स्पष्ट है, इसमें यानी दैनिकों की सभा या यूं कह लो इसमें अनुभव प्राप्त रिटायर्ड अधिकारी, रिटायर्ड न्यायाधीश या अनुभव प्राप्त और ख्याति प्राप्त कर्मचारियों और अधिकारियों और नेताओं को सम्मिलित किया जाता है। और अब हम आज करेंगे लोक सदन जो कि जनता का प्रतिनिधि सदन है। लोक सदन की रचना, इसके अधिवेशन कब होते हैं, इसका कार्य और संगठन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला सदन है लोक सदन। ब्रिटिश संसद में लोक सदन जनता का लोकप्रिय और प्रतिनिधि सदन है। आज हम करेंगे लोक सदन की रचना। सदन की रचना व संगठन। लोक सदन की रचना व संगठन को हम निम्नलिखित बिंदुओं में आगे विभाजित कर सकते हैं। को आगे निम्नलिखित बिंदुओं में विभाजित कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि लोक सदन यानी ब्रिटेन में जब राजतंत्र था तब क्या था? लॉर्ड सभा शक्तिशाली सदन था। लेकिन जैसे जैसे राजतंत्र से लोकतंत्र आता गया, लॉर्ड सभा के हाथ से शक्तियां निकलकर कहाँ आती गई? लोक सदन में। तो वर्तमान में हम ये कह सकते हैं कि लॉर्ड
द्वितीय सदन ही नहीं वरन एक शक्तिहीन सदन है जिसके पास व्यवहार में कोई शक्तियां नहीं है। पहला पॉइंट अपन करेंगे सदस्य संख्या तथा वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचन। सदस्य संख्या तथा सदस्य संख्या तथा वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचन। यानी 1970 से पहले यूं था कि 21 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति को जून 1970 तक, इससे पहले 21 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति को मत डालने का अधिकार प्राप्त था। लेकिन इसके पश्चात ब्रिटेन में 18 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार प्राप्त है। लोक सदन के सदस्यों की संख्या वर्तमान में लगभग 650 है। लगभग 650 है। इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन होता रहता है और 18 वर्ष की आयु प्राप्त किसी भी व्यक्ति को मत के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी लोक सदन का पहला सदस्य संख्या कितनी है? 650 के लगभग। और 1970 से पहले क्या था? 21 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है। लेकिन अब वर्तमान में 1970 के पश्चात 18 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक स्त्री और पुरुष को वोट डालने का अधिकार है। उसको मत डालने के अधिकार से कोई वंचित नहीं कर सकता। दूसरा है इसका पॉइंट निर्वाचन क्षेत्र। निर्वाचन क्षेत्र। निर्वाचन के संबंध में हम ये समझते हैं कि निर्वाचन एक सदस्यीय होना चाहिए या बहुसदस्यीय होना चाहिए। वर्तमान में ये धारणा प्रचलित हो गई है कि निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्यीय है। निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्यीय है। एक क्षेत्र विशेष से एक सदस्य ही निर्वाचित हो सकता है। इसके अतिरिक्त लोक सदन में एक सदस्य द्वारा लगभग 75,000 मतदाताओं का प्रतिनिधित्व किया जाता है। एक निर्वाचन क्षेत्र से लगभग 75,000 मतदाताओं का प्रतिनिधित्व किया जाता है। अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे सदस्यों के लिए योग्यताएं। तीसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे रचना और संगठन में सदस्यों की योग्यताएं। यानी मत देने के लिए कैंडिडेट के रूप में खड़े होने के लिए क्या योग्यताएं ब्रिटेन में निर्धारित की गई है। सदस्यों के लिए तीसरा नंबर आता है सदस्यों की योग्यताएं। यानी ब्रिटिश संविधान द्वारा
ब्रिटेन का नागरिक होने के नाते क्या क्या योग्यताएं निर्धारित की गई है। इसमें सर्वप्रमुख है वह ब्रिटेन का नागरिक हो, वह ब्रिटेन का नागरिक हो। इसी के साथ दूसरा नंबर इसमें आता है उसकी आयु कम से कम 21 वर्ष अवश्य हो। दूसरा आता है उसकी आयु कम से कम 21 वर्ष अवश्य हो। तीसरा पॉइंट इसमें आता है उसका मतदाता सूची में नाम हो या उल्लेखित हो। उसका मतदाता सूची में नाम दर्ज हो। इसके साथ ही इसके आगे का पॉइंट आता है ब्रिटेन का कोई भी नागरिक चुनाव लड़ सकता है अगर वह यह निर्धारित योग्यताएं रखता है। इसमें अगला पॉइंट आएगा लोक सदन के वेतन भत्ते। रचना व संगठन में आएगा तीसरा नंबर लोक सदन के सदस्यों के वेतन भत्ते। लोक सदन के सदस्यों के वेतन भत्ते ये कौन निर्धारित करता है? ये ब्रिटेन की संसदीय निर्धारित करती है कि लोक सदन के सदस्य होने के नाते उन्हें कितना वेतन और कितने भत्ते मिलेगा। और दूसरा इनका रेल किराया आने जाने का सभी सुविधाएं इनको मुफ्त उपलब्ध होती है। आगे हम पढ़ेंगे इसका कार्यकाल। चौथा पॉइंट है कार्यकाल। कार्यकाल के संबंध में हम पढ़ेंगे कि लोक सदन का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। 5 वर्ष से पूर्व लोक सदन को कोई भंग नहीं कर सकता। यानी यदि किसी कारणवश सम्राट द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श के अनुसार मंत्रिमंडल को 5 वर्ष से पहले यानी लोक सदन को 5 वर्ष से पहले ही भंग किया जा सकता है। यानी परामर्श किसका होगा? प्रधानमंत्री का। और आदेश कौन पारित करेगा? सम्राट। यानी किसी कारणवश इसे 5 वर्ष से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। अब आगे हम पढ़ेंगे संसद का यानी लोक सदन का अधिवेशन। संसद का अधिवेशन कम से कम एक बार अवश्य होना चाहिए। लोक सदन का अधिवेशन इस बारे में कहा जा सकता है कि लोक सदन का अधिवेशन वर्ष में एक बार अवश्य होना चाहिए। ये क्या होगा? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर सम्राट द्वारा बुलाया जाता है। और वर्ष में एक बार अक्टूबर या नवंबर माह में ये बुलाया जा सकता है। अक्टूबर और नवंबर माह में बुलाया जा सकता है।
और इसके साथ ही यह 5-7 माह तक चलता है, यानी अक्टूबर नवंबर माह में प्रारंभ होकर 5-7 महीने तक चल सकता है। 5-7 माह तक चल सकता है और इसके सदस्यों की गणपूर्ति 40 है। सदस्यों की गणपूर्ति को हम कोरम भी कह देते हैं, 40 है। यानी अधिवेशन में उपस्थित और मत करने वाले सदस्यों की संख्या में बहुमत प्राप्त करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता पड़ती है? 40। गणपूर्ति यानी बहुमत के लिए जो व्यवस्था रखी गई है, कितने सदस्यों की आवश्यकता होनी चाहिए, इसे हम क्या कहेंगे? गणपूर्ति। आगे हम करेंगे पदाधिकारी। पदाधिकारी में हम पढ़ेंगे सदन का प्रमुख पदाधिकारी अध्यक्ष होता है। पदाधिकारी सदन का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? प्रमुख अधिकारी अध्यक्ष होता है। प्रमुख अधिकारी कौन होता है? अध्यक्ष होता है। और इसके साथ ही जिसका निर्वाचन सदन के सदस्य करते हैं, परंतु प्रथा के अनुसार यह विकसित हो चुका है कि वह बहुमत दल का व्यक्ति होता है और बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री आमंत्रित करता है। तो आज हमने संसद के 2 सदन, लोक सदन और लोकसभा में से लोक सदन की रचना और संगठन के बारे में पढ़ा। इसमें हमने पढ़ा कि लोक सदन के अधिवेशन कब तक चलेगा, उसके सदस्यों की संख्या क्या होगी, वेतन भत्ते कौन निर्धारित करेगा, कार्यकाल कितना होगा, गणपूर्ति कितनी होगी, इन सब का अध्ययन हमने आज किया। अगला हम इसके साथ ही आगे करेंगे लोक सदन के कार्य और शक्तियां। लोक सदन की कार्य और शक्तियां। लोक सदन की कार्य और शक्तियां। ये मैंने आपको पहले ही बताया, राजतंत्र था तब लोक सदन को अधिकांश शक्तियां प्राप्त नहीं थी, लेकिन राजतंत्र से जैसे जैसे लोकतंत्र आता गया, लोकसभा से शक्तियां निकलकर लोक सदन के पास आती गई। ब्रिटिश राजनीति व्यवस्था में लोक सदन को महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त है और मॉरिसन के शब्दों में लोक सदन स्पीकर लोक सदन का सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता है। स्पीकर लोक सदन का सबसे प्रमुख पदाधिकारी होता है। इसके समक्ष ही सारे कार्य निर्धारित किए जाते हैं। सबसे पहला हम करेंगे लोक सदन की अध्यक्षता करना।
करना। अब लोक सदन की कार्य और शक्तियों में हम इसका प्रमुख पद स्पीकर की शक्तियों का वर्णन कर रहे हैं। ये भी इसी की कार्य और शक्तियों में आप लिख सकते हो। तो यानी इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? स्पीकर ही करेगा और वही अधिवेशन बुलाएगा और संसद की समस्त कार्यवाही का संचालन करेगा और सदन में रखे हुए प्रस्तावों आदि के विषय में निर्णय लेता है और परिणाम की घोषणा भी यही करता है। और यह भी देखता है कि सदन के आवश्यक सदस्य संख्या कम है या नहीं, यानी गण पूर्ति कोरम यानी किसी बहुमत के लिए सदस्य संख्या पूर्ण है या नहीं। इस प्रकार लोक सदन के स्पीकर का कार्य क्या? अध्यक्षता के साथ क्या हो गया? बैठकों को बुलाना, अध्यक्षता के समय भाषण देना और सदन में उपस्थित सदस्य संख्या की गणपूर्ति निश्चित करना। दूसरा हम पढ़ेंगे वाद विवाद का संचालन करना तथा उसे सीमित करना। वाद विवाद का संचालन करना और उसे सीमित करना। वाद विवाद का संचालन करना और उसे सीमित करना, ये स्पीकर का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है। सदन का अध्यक्ष होने के नाते स्पीकर का प्रमुख कार्य सदन में होने वाले वाद विवादों पर नियंत्रण रखना और उसका संचालन करना होता है। और सदन के पास सीमित समय पर ही रह गया है, इसलिए प्रत्येक प्रस्ताव पर उचित ढंग से वाद विवाद हो, यानी समय सीमा को ध्यान में रखते हुए यानी स्पीकर का यह कार्य हो जाता है कि वह यह ध्यान रखे कि किसी भी विधेयक या कानून पर उचित ढंग से वाद विवाद हो और यह कार्य स्पीकर को ही देखना होता है। मंत्रिमंडल की ओर से किसी मंत्री के बोलने के बाद स्पीकर विरोधी दल के प्रवक्ता को बोलने के लिए भी आमंत्रित कर सकता है, यानी दूसरे दल के नेता को भी बोलने के लिए और अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित कर सकता है। फिर भी वह इस बात का ध्यान रखता है कि स्वतंत्र विचारों के धनी वक्ताओं और अल्पमत को अपने विचार व्यक्त करने का पूर्ण अधिकार है, यानी सभी को समान प्रतिनिधित्व और समानता के आधार पर वाद विवाद करना और अपने मत को प्रस्तुत करने का अधिकार होता है। इसके आगे हम पॉइंट करेंगे सदन में व्यवस्था व अनुशासन बनाए रखना। ये कार्य भी किसका होता है? स्पीकर का ही। सदन में व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखना, ये स्पीकर का सर्वप्रमुख कार्य है कि सदन में व्यवस्था अनुशासन बनाए रखने का कार्य स्पीकर ही देखेगा। वह यह देखेगा कि सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए सदन में व्यवस्था और अनुशासन जरूरी है। क्या कहेंगे? सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए अनुशासन आवश्यक है और यह देखने का कार्य कौन करेगा? स्पीकर ही करेगा। और इसके साथ ही अशांत सदन में जब स्पीकर खड़ा हो जाता है तो कोई अन्य सदस्य खड़ा नहीं रह सकता। ये बात ध्यान रखोगे कि जब सदन में वाद विवाद हो रहा हो, कोई किसी की बात नहीं सुन रहा हो, यानी अव्यवस्था हो रही हो, तो अगर स्पीकर अपने पद से खड़ा हो जाता है तो सदन में और कोई व्यक्ति खड़ा नहीं रह सकता। और इसके साथ ही स्पीकर की आज्ञा अनुसार ही कोई सदन न छोड़े और वह उसे सशस्त्र अपनी मर्जी से उसे बाहर भी निकाला जा सकता है।
अगर वह असंसदीय भाषा का प्रयोग कर सकता है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जाती है। यानी अपशब्दों का प्रयोग करने पर स्पीकर को यह अधिकार होता है कि वह उस पर अनावश्यक या आवश्यक कार्यवाही कर सकता है। अगला पॉइंट करेंगे नियमों की व्याख्या करना। नियमों की व्याख्या करना यह भी स्पीकर का सबसे प्रमुख कार्य है, नियमों की व्याख्या करना। नियमों की व्याख्या करना यानी सदन में व्यवस्था और अनुशासन को बनाए रखने के लिए नियमों और कानूनों की व्याख्या करने का प्रमुख कार्य या अधिकार स्पीकर का ही होता है, ताकि सदन में व्यवस्था बनी रह सके। और यदि कोई सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठाता है तो अध्यक्ष ही उस पर निर्णय लेता है और इसके साथ ही अध्यक्ष के कार्य प्रस्तावों को नियमित या अनियमित घोषित कर सकता है। आगे का पॉइंट हम पढ़ेंगे वित्त विधेयक को प्रमाणित करने का अधिकार। वित्त विधेयक जो कि सबसे प्रमुख होता है, क्योंकि वित्त के बिना कोई विकास योजनाएं, कोई आर्थिक योजनाएं लागू नहीं हो सकती। तो ये अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे वित्त विधेयक को प्रमाणित करने का अधिकार। वित्त विधेयक को प्रमाणित करने का अधिकार। वित्त से संबंधित सभी निर्णय स्पीकर की आज्ञा अनुसार ही लिए जाते हैं और इसके साथ कोई भी सदस्य यानी कोई भी विधेयक वित्त विधेयक ये है या नहीं, यह स्पीकर ही प्रमाणित करता है। कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण या प्रमाणीकरण किसके द्वारा किया जाता है या नहीं, इसको प्रमाणित कौन करेगा? स्पीकर ही करेगा। इससे अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे निर्णायक मत देने का अधिकार। निर्णायक मत यानी सेम कंडीशन होने पर अंतिम निर्णायक मत किसका होगा? यदि किसी प्रस्ताव पर निर्णायक, अगला पॉइंट है निर्णायक मत देने का अधिकार। यदि किसी कानून पर या किसी समस्या पर बराबर मात्रा में पक्ष और विपक्ष के प्रस्ताव में बराबर मात्रा में मत होने की स्थिति में स्पीकर को अधिकार होता है कि स्पीकर इस अधिकार का प्रयोग करे और वह चेष्टा करे कि दोनों में बराबर सुलह हो सके। आगे का पॉइंट हम करेंगे समितियों के संबंध में शक्तियां। कौन सा विधेयक किस समिति के पास जाएगा, इसका निर्धारण भी कौन करता है? स्पीकर ही करता है। समितियों के संबंध में निर्णय, इसका निर्धारण भी कौन करेगा? स्पीकर ही करेगा। आज हमने पढ़ा ब्रिटिश संसद का लोक सदन और लोक सदन की कार्य और शक्तियों में हमने स्पीकर की कार्य और शक्तियों का वर्णन किया। बाकी बचे हुए शेष पाठ को हम कल के लेक्चर